नमस्ते, जय हो के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई एपिसोड्स में हमने अलग अलग विषयों पर बातें की थी और हमारे साथ जुड़े थे कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज जैसे मेजर गौरव आर्या, रतन शारदा जी, सैम्यूल रॉड्रिक्स, अमित बगारिया, MR वेंकटेश, श्री अय्यर, प्रफुल्ल केतकर। और हमने चर्चा की थी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स, भारतीय सेवा, इकोनॉमिक्स, भारतीय आत्मनिर्भरता, भारतीय आइडेंटिटी और स्वातंत्र्य की परिभाषा जैसे विविध विषयों पर हमने चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्यायिक व्यवस्था यानी इसके लीगल सिस्टम। क्या स्वातंत्र्य के करीब 75 वर्ष के उपरांत हमारे कानून के हाथ वाकई लंबे और सक्षम हैं हमें न्याय दिलाने के लिए? तो चर्चा करते हैं एक ऐसे पर्सनालिटी से जो एक लीगल एक्सपर्ट हैं, लॉयर हैं, रिसर्चर हैं और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। विविध चैनल्स पे आपने इन्हें रिपब्लिक और टाइम्स नाउ जैसे चैनल्स पे 500 से अधिक डिबेट्स में देखा होगा। निर्भया गैंग रेप केस में ये पेटिशनर रह चुके हैं। नेशनल हेरल्ड और सुनंदा पुष्कर मर्डर केस जैसे प्रोमिनेंट केसेस का इन्हें अनुभव भी रह चुका है। तो आइए मिलते हैं इश्करण सिंह भंडारी जी से। पाकिस्तान में आपको बिन लादेन मिला, हाफिज सईद को उन्होंने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, नार्को टेरर का वो एक कंड्यूट बन रहा है। तो यूएस यहाँ पे इतना ठंडा क्यों है? That's assault. They have a right to protest, but not bring a city to a grinding halt for 41 days where old, infirm and people in emergency are suffering. Deaths could have been caused by what they have done. So they don't have the freedom to protest like this. You want to protest? Go to a park and protest there. Second part here. There has been no justice in this case. And the purpose of judiciary is to do justice. There were 53 people died and the unsouls who... Vaccination shortages. Israel has done it. Germany, France have brought in laws which will enable them to take over patents. I am not saying do that or don't do that. The court has not said it. The court has only given the option that since there are shortages, since some states are saying that we don't have vaccines and we can't start the program, however you have to compensate the private sector which made it and you have to... खुला जब तालिबान सत्ता में आया, तालिबान को डिफेंड करने की बात आई तो शायर का तेजाब निकला। तेजाब। Yes, a big lacuna which has been shown on your channel also is that the commissioner, the then commissioner. जय हो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और एपिसोड में। और इस बार हमारे साथ हैं इश्करण भंडारी जी, जो बहुत ही पॉपुलर है टेलीविजन चैनल्स पे भी और यूट्यूब में भी। आपने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और मुझे यकीन है कि आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि ये एक यूथ आइकॉन है और ही इज अ रियली इंस्पिरेशनल फिगर। वेलकम टू द शो इश्करण जी। थैंक यू राजलक्ष्मी, आप बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कॉजेस को उठा रही हैं। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर इस शो पे और आपसे बात। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत लोगों का रिकमेंडेशन था, वो चाहते थे कि आपको बुलाएं शो पे और मैं भी खुद पर्सनली चाहती थी आपसे बहुत सारे सवालों का जवाब। सबसे पहले एक सवाल जो उठ रहा है वो ये है, जो आज जैसे पूरे संसद को भी जो घेरे हुए हैं, जो इतने सारे एडजॉर्नमेंट्स हो रहे हैं हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, जो एक जैसे द टॉक ऑफ द टाउन बन के रह गया है, वो है पेगासस स्पाईवेयर इशू। क्या ये वाकई में इतना बड़ा इशू है या फिर ऑपोजिशन ने इसको मुद्दा बनाए हुए हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसने इस सारे मुद्दे को उठाया, वो दैट इज एक्चुअली एट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कंसिडरिंग भारत और इजराइल दोनों देशों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्या क्या लगता है आपको कि क्यों उन्होंने इतना सारा मुद्दा बनाया? और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बोला कि यस there are a lot of things that need to be told, लेकिन जिस तरीके से ऑपोजिशन इसको परस्यू कर रही है और वो भी 2 साल के बाद, तो क्या आपको लगता है कि इज इट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन और आर दे जस्टिफाइड इन व्हाटएवर दे आर डूइंग? लक्ष्मी, ये इस सवाल के 2-3 पहलू हैं, तो मैं तीनों पहलू को कवर करना चाहूंगा क्योंकि ये यस नो वाला टाइप का आंसर नहीं है। पहली बात, क्या स्पाइंग होती है?
क्या आपकी प्राइवेसी कम है आज की डेट में? वो मेरे ख्याल से आंसर हम सब जानते हैं। आप अगर फेसबुक पे जाइए, एक आप ऐड देखिए, कहीं व्हाट्सएप पे अगर मैं आपको मैसेज करके मसूरी की बात करूंगा कि मैं मसूरी से आया हूँ या मैं कहीं से आया हूँ, तो आपको मसूरी की एड्स अपने फेसबुक पे आनी शुरू हो जाएंगी। ये तो एक सिंपल सी बात है कि सब हमें कंपनीज जो हैं ये हमें पढ़ रही हैं। पर जो दूसरी बात है, क्या सरकार किसी की फोन की इस तरह टैपिंग कर सकती है? वो सिंपली से इलीगल चीज है, वो लीगल नहीं है। पर जो तीसरी बात आ रही है वो ये है, क्या सरकार ने टैपिंग करी है? क्या सरकार ने टैपिंग करी है, वो है मूल मुद्दा। अगर टैपिंग दे रही है तो वो इलीगल है, उसकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी, जो होगा। और अगर जनता को लगता है कि गलत है तो जनता फैसला भी देगी। तो वो पॉलिटिकल चीज है, तो उस पर हम क्या बोल सकते हैं। पर जो मूल सवाल आ रहा है वो ये है, क्या फोन टैपिंग हुई है? इस पे जो बातें सामने आएंगे वो हमें जाननी चाहिए। पहली बात, जब ये शुरू में रिपोर्ट आई मैंने पढ़ी, उसमें जिसको हम वकालत में बोलते हैं, इतने इफ्स एंड बट्स थे, इफ, पोटेंशियल लिस्ट। आप जो रिपोर्ट ला रहे हैं वही ठोस दावा नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये रिपोर्ट जेन्युइन है, क्या ये फोन्स हैक हुए हैं या ये फोन्स हैक नहीं हुए हैं। तो जो रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, जब वही दावा नहीं कर पा रहे कि फोन्स हैक हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो सरकार तो इस पे क्या बोलेगी? क्योंकि हमें स्पाइंग गलत है, प्राइवेसी का उल्लंघन गलत है, ये सेकेंड डिग्री स्टेप है। क्या ये हुआ है? ये फर्स्ट डिग्री स्टेप। तो वो इनकी आपकी खुद भी आर्टिकल पढ़ लीजिए, इफ एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल लिस्ट क्या है? पोटेंशियल लिस्ट तो मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप हम सबको स्पाई कर रहा है, तो आप भी पोटेंशियल लिस्ट में, मैं भी पोटेंशियल लिस्ट हूँ। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ही पोटेंशियल लिस्ट है आज की डेट में, कहीं पे स्पाइंग के लिए और कहीं पे आपके डाटा को मोनेटाइज करने के लिए। सो जो मूल बात हमारे सामने आ रही है वो ये है कि रिपोर्ट की वेरिफिकेशन क्या है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा बहुत उचित सवाल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये साबित बात है कि उसका एक एजेंडा है, उसको ये सरकार पसंद नहीं है और उनका एक रिजीम चेंज जिसको हम बोलते हैं कि जो उनको सत्ता पसंद नहीं है वो हर देश में ट्राई करते हैं उस सत्ता को बदलने का। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के तो ऊपर इंक्वायरी चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है। तो जो सोर्स है, वो सोर्स जिसको हम बोलते हैं कंटामिनेटेड सोर्स है, वो सोर्स की एक विवाद चल रहा है सरकार से, और तो उसको भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। और तीसरी बात जो मैंने बहुत बारी कही कि, और ये मैंने बहुत जगहों पे कही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल पूछा कि भाई आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा रहे? अगर किसी व्यक्ति के राइट्स का उल्लंघन हुआ है, उसके फोन में इलीगल चीज डाली है, तो आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा रहे? आप संसद को रोक के क्या साबित करना चाह रहे हैं? और आप जो नाम आए हैं उसमें भी कोई जिसको बोलते हैं हेड एंड टेल नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनपे जो सरकार के लेट्स से राजनीतिक ओपोनेंट्स नहीं है, और कुछ लोग नाम ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं है, जिनका अपने आप को खुश करने के लिए वो जितना मर्जी इंपॉर्टेंट समझ लाएं, बिल्कुल इररेलेवेंट से लोग हैं। सो इस लिस्ट में और कई लोग हैं, हाँ विपक्ष की फिगर्स हैं जो पॉलिटिक्स में रेलेवेंट होती हैं। तो लिस्ट की कोई कोहेजन नहीं है, कोई सरपैर नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि इतने अजीब अजीब नाम क्यों आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, पोटेंशियल लिस्ट। सो अगर पोटेंशियल लिस्ट पे या तो आप कोई प्रूफ लेके आइए कि भैया ये लिस्ट थी, इजरायली कंपनी बोले कि परचेज हुआ है, कोई विसल ब्लोअर होता है, हो सकता है कोई विसल ब्लोअर आके बोलता है ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है ये, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी एजेंसी का ऑर्डर है ये, और ये पैसे आए हैं। विसल ब्लोअर ये करते हैं ना कि ये पैसा आया है अकाउंट में हमारी कंपनी के, ये नाम है हमारी कंपनी की डाटा लिस्ट में। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये तो ना सर है ना पैर है। अब आगे अगर कोई जानकारी आती है, कुछ ये ला पाते हैं, तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये बात भी सच है कि ऐसी स्पाइंग क्राइम है। पर क्राइम अगर हुआ ही नहीं, क्राइम तो मैं उल्टा बोलता हूँ, मर्डर भी क्राइम है, पर क्या हुआ है वो वाला सवाल है जो अभी तक तो ये लोग साबित नहीं कर पाए कि हुआ है। एग्जैक्टली और उतना ही नहीं, इसमें एक्चुअली एक और मुझे मॉरल डायलेमा जैसे लग रहा था। मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना था कि नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए अगर समझे कि ये सच भी निकलता है, तो क्या सरकार जस्टिफाइड है कि कुछ लोगों पे उनको समझे स्पाइंग करना उनको आवश्यक लगा? कि जो लोग जैसे उनके कुछ डिस्कशंस हो रहे चाइना के साथ या उनके कुछ संबंध है चाइना या हमारे जो दुश्मन देश है उनके साथ, अगर उनके कुछ संबंध है,
तो अगर सरकार स्पाइंग करती है या उन पे कुछ नजर रखती है तो हाउ जस्टिफाइड आर दे? तो क्या वो मॉरली रॉन्ग रहेगा? ये बहुत आपने जैसे सही बोला, मॉरल सवाल है और इसके दो तीन पहलू हैं। मैं आपको अपना पहलू बता सकता हूँ, पर मेरा पहलू ये है कि ये बहुत एक स्लिपरी स्लोप है। आज की सरकार है, अगर वो बोलेगी कि आप किस देश से, देखो एक तो होता है कि ये स्पाइंग नहीं है, एक होता है फोन टैपिंग, मैं बोलूँ इसको स्पाइंग एक अलग चीज हो जाती है। तो ये फोन टैपिंग या फोन हैकिंग है। तो जब पहले आप ऑडियो कॉल कर सकते थे सिर्फ, तो वो एक टेलीकॉम पूरे रूल्स हैं, उसके अंदर होम सेक्रेटरी के ऑर्डर के साथ आपकी फोन की टैपिंग हो जाती थी, ठीक है। या किसी इनकम टैक्स को कुछ डाउट है तो वो एक प्रोसीजर होता था, वो टैपिंग हो जाती थी। तो पहली बात, अगर ये आपको पेगासस यूज करना है तो पहला सवाल ये आएगा कि क्या ये ऑथराइज्ड यूज हो रहा है या अनऑथराइज्ड यूज हो रहा है। जैसे आपने कहा कि आपको किसी पे शक है, तो वो शक है तो फिर सरकार के पास शक्ति है कि उस शक के आधार पे आपके सारी कॉन्वर्सेशन सुन पाए, पर वो बाकायदा ऑर्डर से होता है। यहाँ पे अब आप दूसरी जगह पे आ रहे हैं कि सरकार को शक है पर सरकार कोई ऐसा ऑर्डर नहीं लेती है और बिना उसके करती है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत डेंजरस जगह है, क्योंकि आज की सरकार बोलेगी कि आप एक्स कंट्री से बात कर रहे हैं और विपक्ष के हर नेता का फोन टैप कर देगी। कल कोई और सरकार आती है, वो बोलती है, एग्जाम्पल देता हूँ, कि अरे आप तो सैफरन टेरर करते हैं और हम हर व्यक्ति का करेंगे फोन टैप। या वो बोलती है कि हमें आप पे डाउट है, तो इसीलिए रूल्स हैं, इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो अगर तो एक रीजन बेस्ड ऑथराइज्ड ऑर्डर से आपके फोन पे वो सुन रहे हैं, वो तो हर देश में है, और उसमें रीजन बेस्ड में नेशनल सिक्योरिटी भी आता है। पर जो दूसरी बात है कि बिना रीजन के, बिना ऑर्डर के आप टैप करते हैं, तो फिर तो ये बहुत कन्वीनियंट बात हो जाएगी कि हमने नेशनल सिक्योरिटी में सबका ही फोन टैप कर लो। फिर वो मॉरल और पॉलिटिकल क्वेश्चन है। अगर डेमोक्रेसी में जनता बोलती है कि हाँ भाई सबका फोन टैप कर लो, तो वो तो फिर आप लॉ ही हटा दीजिए, फिर तो सरकार सबका ही कहे। तो फिर वो बहुत मिक्स्ड क्वेश्चन हो जाता है। मेरे हिसाब से सिस्टम बहुत क्लियर है और जो लीगल है, आपको अगर किसी का फोन टैप करना है, और आज मॉडर्न वर्ल्ड में टैप के साथ और चीजें जुड़ गई हैं, क्योंकि आप सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको बाकायदा जो प्रोसीजर है, एक लीगल ऑर्डर होना चाहिए। नहीं होगा तो ये अब्यूज होगा, अब्यूज होगा, आप सबकी बातें सुनेंगे, आप प्राइवेसी को इन्वेड करेंगे और बाद में आप कोई भी बहाना बना देंगे। वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हम कानूनों का देश है, डेमोक्रेसी है, कानून के हिसाब से होना चाहिए। पर मैं जो अपनी निजी राय दे रहा हूँ, मुझे पता है बहुत लोगों की ये राय अलग होगी। बहुत लोग बोलते हैं नहीं जी ये तो चोर है, इसका फोन टैप करो। पर चोर कौन है? चोर के लिए तो आप लीगल ऑर्डर ले सकते हैं, चोर के लिए लीगल ऑर्डर ले सकते हैं। जो देश के हित में काम नहीं कर रहा, किसी और देश में काम कर रहा, आप लीगल ऑर्डर ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो चेक एंड बैलेंस होता है, और लीगल ऑर्डर हमारे देश में लेना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर सरकार चाहे किसी भी व्यक्ति के ऊपर, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जाके हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट नहीं करना है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये चेक एंड बैलेंस बेयर मिनिमम होना चाहिए किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। ट्रू, ये आपने सही कहा कि ये जो भी हो उसके लिए एक सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन ये सबसे पहले इस मामले में ये साबित तो हो कि सरकार ने ही मेरा आपसे इसमें एक लास्ट बात जोड़ते हुए बोलूंगा। आज की डेट में हम रिलाय कर रहे हैं कि इजराइल की वो जो कंपनी है, वो कहती है मैं सिर्फ सरकार को बेचता हूँ। मेरा सवाल है, वो इजराइल की कंपनी क्या वेद वाक्य लिख रही है कि भाई वो प्राइवेट प्लेयर को नहीं बेचती? पहले तो ये साबित करो। वो तो बोलेगी कि मैं गवर्नमेंट को देती हूँ। मुझे क्या पता, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं। आप अगर स्पाइंग वर्ड यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल स्पाइंग होती है। मैं किसी का नाम नहीं दे रहा, पर ये इंडिया के हर जगह प्रैक्टिस है। तो कि हर तरह के काम होते हैं। तो पहले आपको कैसे पता किसी बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप ने नहीं लिया? आपको कैसे पता किसी और देश ने नहीं लेके यूज किया? आप एक प्राइवेट कंपनी की बात ही मान रहे हैं सिर्फ। तो पहले तो हुआ, और हुआ तो किसने किया? तो ये दो सवाल जब तक साबित नहीं होते, आप सरकार के अगेंस्ट बोलना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलिए, और जनता को डिसाइड करना है कि जनता क्या सोचती है इस पे। पर मेरे ख्याल से अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि आप सरकार को ब्लेम कर पाए। राइट। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी एक पुष्टिकरण किए बिना इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है।
और वो भी उसका टाइमिंग एकदम संसद के शुरू होने से जस्ट एक दिन पहले, जिस तरीके से उन्होंने उसका खुलासा किया, वो जैसे सनसनी उनको क्रिएट करनी थी और मैं पार्लियामेंट को हाईजैक करना था। मैं आपको एक थोड़े डिफरेंट नोट पे बोलूंगा, ये थोड़ा पॉलिटिकल बात हो जाती है। मेरे ख्याल से तभी विपक्ष की ये हालत है जो हालत है, क्योंकि जो वो मुद्दे चुनते हैं, मैंने सच्ची बता रहा हूँ, वकील हूँ, रोज क्लाइंट्स भी आते हैं, अलग अलग जगह से भी आते हैं देश के, और खुद भी आपको पता है पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं, बातें भी होती हैं। मैंने किसी को अपने आप ये मुद्दा उठाते हुए नहीं देखा आम आदमी, सिर्फ जो लोग पॉलिटिकली बहुत इन्वॉल्व हैं वो उठाते हैं। तो इन अ वे तभी मैं हंस रहा हूँ, सरकार का क्या नुकसान हो रहा है विपक्ष के ऐसे मुद्दे उठाने से, जो जनता से रेजोनेट, जो जनता से जुड़ा भी नहीं है। अगर मैं सरकार में हूँ, मैं तो बहुत खुश होऊंगा ऐसा मुद्दा उठाओ। आपके पास देखो 7 साल बाद किसी भी व्यक्ति के पास जिसने 7 साल काम किया है उसके अगेंस्ट मुद्दे हो सकते हैं, पर अगर आप क्या मुद्दे, जैसे आपने रफाल में चुना, चौकीदार चोर है, बहुत अच्छी बात है, वो तो कोई मुद्दा, देखो कोई विपक्ष कोई मुद्दा तो उठाएगी, ये विपक्ष की समझदारी है कि वो कैसा मुद्दा उठाती है। चौकीदार चोर उठाया, जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। पेगासस तो मैं जनता में सुन ही नहीं रहा हूँ, आम जनता में। वो टीवी स्टूडियो में पॉलिटिशियन लोग हैं, वो अपने लुटियंस के कुछ लोग ड्राइंग रूम में बैठ के हाउ टेरेबल माय फोन हैज बीन हैक्ड, हाउ टेरेबल, वो छोड़ दीजिए। आम जनता में मेरे हिसाब से राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बट हाँ ठीक है, इनको लगता है मुद्दा है तो वो उनकी पॉलिटिकल समझ है। बीजेपी को देखना होगा, मेरे ख्याल से तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि आप क्या मुद्दा उठाते हैं, किस मुद्दे का विपक्ष एयर टाइम लेता है, किस मुद्दे पे आप संसद में, अगर आप करते भी हैं, वैसे बिल्कुल गलत है, संसद में नहीं करना चाहिए, वो टॉपिक ही अलग है, बट अगर आप करते भी हैं, आप किस मुद्दे पे कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल से तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है जमीन पे, बट एनीवे अच्छी बात है, वो कर रहे हैं तो करना चाहिए उनको। अब एक और मुद्दा उठा था 1 साल पहले, मुझे ये सवाल आ रहा था मेरे दिमाग में कि अब क्या कानून बनाने की प्रक्रिया अभी ऐसे हो गई है कि आप एक 130 करोड़ वाले जनता वाले देश में अगर आप 50,000 लोगों को लेकर जाते हैं सिंघू बॉर्डर पे और वहां पर जोर लगाते हैं किसी एक बात पर, तो सुप्रीम कोर्ट उसके प्रेशर में आकर इंटरवीन करती है कोई एक मुद्दे के लिए या फिर कोई एक लॉ चेंज करने के लिए, या क्या ऐसे बनेंगे अब हमारे देश में कानून? देखिए ये भी अगेन आप क्योंकि ये सारे चीजें के सिंपल आंसर नहीं है। मेरा जो ये फार्मर प्रोटेस्ट पे, मैंने आपको एक सच्ची बात बताऊंगा, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, पर मैंने फार्मर प्रोटेस्ट पे बहुत कम डिबेट की है, टीवी चैनल से आते भी थे, मैं नहीं जाता था, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन था कि टीवी में आप खुल के बात नहीं कर सकते, आपको एक साइड चुननी पड़ती है, या आपको चुनना पड़ता है कि आप नुआंस दे सकते हैं पर टाइम कंस्ट्रेंट है। तो ये एक पक्ष ये कहता है कि आप सड़क का घेराव कर लिया है तो क्या कानून हटा लिया जाएगा। दूसरा पक्ष ये कहता है कि आप किसानों की आवाज कुचल रहे हैं। तीसरा पक्ष ये कहता है कि आपने उनको शुरू में एंटी नेशनल बोला, कुछ लोगों ने खालिस्तानी बोला, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने खंडन भी किया। और अब इसमें पहली बात, ये सारे जो इशू हैं फार्म लॉज को लेके और सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो सरकार ने भी मल्टीपल राउंड बात की। तो इसका पहला चीज तो ये आ गई कि सरकार भी जानती थी कि बात करनी जरूरी है, सभी की है। सरकार अभी भी बोल रही है कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे पर हम बात करेंगे। तो पहला चीज ये। दूसरी, लोग आलोचना करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने ना हटाया, ना सुप्रीम कोर्ट ने हटाने से रोका। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा आपको जैसे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से प्रोसीड करना है आप कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट क्यों, मैं एक कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल पूछता हूँ। एक चीज होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और आप बोलते हैं कि मेरा जमीन पे बैठने का हक है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट आपको स्टे देता कि हाँ आप जमीन पे बैठ सकते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर आपका सब्जेक्ट है, उस पे आप कोई प्लान बनाएं, जो भी आपका प्लान है, और वो प्लान को आप समझा के जैसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आप करिए। वो आप नहीं कर रहे, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से चाह रहे हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर संभाले वो? पहली बात।
दूसरी बात, जो ये मुद्दा है, ये अनफॉर्चुनेटली पूरा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। इसमें क्या फार्म लॉज अच्छे हैं गलत हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत पीछे बात छूट चुकी है। बात ये है, और मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मुझे लगता है इस का रिजल्ट अब एंड में यूपी चुनाव में ही आएगा कि किस तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये वेस्टर्न यूपी में बिल्कुल असर नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिटी का आंदोलन है और उस कम्युनिटी के भी वोट नहीं है। कुछ का कहना है गांव गांव में फैला हुआ है। अब मेरे पास तो कोई मेजरमेंट का टूल है नहीं। मेजरमेंट का टूल डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है, वो आपको हरियाणा में इलेक्शन होने नहीं है। पंजाब में मैं इसको इलेक्शन रिजल्ट से नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि पंजाब में बीजेपी बहुत बड़ा स्टेक पेयर नहीं है। तो आप अपने आप को, अगर आप इसको अगर इलेक्शन रिजल्ट से जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल फेयर नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में जहाँ पे बीजेपी का बहुत बड़ा स्टैंडिंग नहीं है, यूपी में बीजेपी डोमिनेंट पार्टी है। ऑलमोस्ट 14, 17, 19 तीनों बारी डोमिनेंट पार्टी है। तो वो आपको जवाब मिल जाएगा कि वहां पे वेस्टर्न यूपी में चुनाव में जो सीटें हैं, क्या रिजल्ट आता है, उससे आपको दिख जाएगा कि जमीन में क्या है। दूसरा जो आपका बात है, वो बिल्कुल सही बात है आपकी कि कानून जो बना है, अब हमारी बहस उसकी इकोनॉमिक की जगह एक पॉलिटिकल बहस बन चुकी है। क्योंकि एक बात बिल्कुल सही है, ये किसी की जमीन नहीं छीन रहा है, ये फैक्चुअल बात है, कौन किसकी जमीन ले रहा है। बट आप जो भी किसान आंदोलन के पक्ष में है उनसे बात कीजिए, वो बोलते हैं जमीन ले रहा है। और उनके जो ग्राउंड्स हैं वो बोलते हैं कि एमएसपी पे हमारा वैसे ही माल नहीं बिकता है, तो हमें भैया अगर सरकारी नौकरी में ये रेशो से ये पहुंची है, हमें एमएसपी गारंटी कीजिए। वो मुझे लगता है एक डिमांड जो उनकी है, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो जब 8 महीने कोई चीज चल जाती है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि, और मेरा इस पे और मेरा शुरू से मानना है, जो मेरा व्यू है इस पे, कि बहुत हद तक बहुत जगह पे सरकार ने भी मिस हैंडलिंग करी है पूरे इशू। इस इशू को आपको बेटर हैंडल करना चाहिए था, आपकी बहुत जगह मिस हैंडलिंग हुई है इस इशू पे। और अब मेरे को लगता नहीं है इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल है यूपी इलेक्शन तक। हो जाए तो देश के लिए अच्छा है, बट ये मुझे लगता है अब आर पार की लड़ाई वाला इशू है, जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव यूपी इलेक्शन डिसाइड करेगा कि किस तरफ ज्यादा लोग हैं और किस तरफ कम लोग। और एंड में डेमोक्रेसी तो वोट से चलनी है, वो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। राइट। मुझे लगता है इन अ वे सरकार ने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया, और उन्हें शायद लगा नहीं कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। क्योंकि अगर शुरुआत में ही वो वहां पर जो बॉर्डर पे बैठे थे जो किसान, जिस पर भी सवाल उठ रहा है कि वो वाकई में किसान है या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, या मतलब इतने सारे जो सवाल उठ रहे हैं, और वो खालिस्तानी एलिमेंट भी जो एक टैग भी जो लग रहा है, वो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है कि ये अंडर एस्टिमेट हुआ। बिल्कुल हुआ राजमिश्री। दूसरी बात सुनिए, आप अगर चलो आप मान भी लो, आप पंजाब के किसानों को आप खालिस्तानी बोलना चाहते हो, मान लो, वेस्टर्न यूपी के राकेश टिकैत जो बैठे हुए हैं, या और भी जो वेस्टर्न यूपी के बैठे हैं या हरियाणा के बैठे हैं, उन पे कैसे लगेगा। और दूसरी बात, मेरा मानना है कि सरकार ने इसको अंडर एस्टिमेट किया। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैंने ये बात दिसंबर में कही थी कुछ लोगों को जो रेलेवेंट लोग हैं, और मैंने ये दिसंबर में कहा था, मैंने कहा आप एक बात बताइए, आप कंजर्वेटिवली भी बोलते हैं 50,000 से 1 लाख बंदा है, वो किसान कहते थे 10 लाख है 20 लाख है, मैं उस पर नहीं पहुंचता। मैंने कहा कि आप इतनी ठंड में पैसे दे के अपने, अगर आपके घर में कोई स्टाफ है उसको बोलिए कि वो 3 दिन सड़क पे सो जाए, स्पेशली महिलाओं को जिनको टॉयलेट इश्यूज भी होते हैं, फूड इशू, बहुत इश्यूज हैं आपको पता है, तो आप ये ट्राई कर लीजिए। मैंने कहा आप अगर इसको मोटिवेटेड मानेंगे तो आप इसको मिस हैंडलिंग करेंगे, क्योंकि मेरे अनुभव में अपने घर से इतनी दूर 200-500 किलोमीटर दूर आप किसी के कितना पैसा दे लोगे, कितने लोगों को दे लोगे कि लोग जमीन पे रुक जाएं। तो वो ये हो सकता है
कि लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं इशू को। ये हो एग्जैक्टली, सकता है कि लोगों को मिसगाइड किया गया है उनको। ये आपका तर्क हो सकता है, पर अगर आपका ये तर्क है कि वो पैसे लेके बैठे हुए हैं तो ये तर्क आपका गलत है। और दूसरी बात, जब आप बोलते हैं मिसगाइड है, तो फिर मुझे एक मेरा किसान दोस्त है, उसने बोला भाई मैं तो ये बोल सकता हूँ आप लोग मिसगाइडेड हैं। ये भी बात सही है, अगर आप बोल रहे हो किसान मिसगाइडेड हैं तो मैं बोल सकता हूँ आप लोग मिसगाइडेड हैं। दैट इज व्हाई आई सेड मैंने इस पे टीवी डिबेट करनी छोड़ दी, क्योंकि ये इशू में मुझे लगता है किसानों के बहुत मुद्दे ऐसे थे जो सरकार को बेटर हैंडल करने चाहिए थे। वो आपने शुरू में, अगर आप माइंड बना लें कि ये तो सिर्फ मोटिवेटेड लोग बैठे हुए हैं, तो फिर आप नेगोशिएट क्यों कर रहे हैं? और सरकार ने तो नहीं, पर बहुत मिड लेवल के, नीचे लेवल के नेताओं ने जो भाषाएं बोली किसानों के लिए, और किसानों ने भी वहां पे अच्छी खासी आपत्तिजनक शब्द बोले, के बाद पूरा सिचुएशन अब पॉलिटिकल हो चुका है। तभी मैंने कहा पॉलिटिकल चीज का पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलना है। ये इकोनॉमिक जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म या इकोनॉमिक इशू था, मेरे ख्याल से अभी इकोनॉमिक इशू बचा ही नहीं है। किस दिशा में जाएगा वो सीधा प्योर पॉलिटिकल इशू है। उसका फैसला लेट्स पॉलिटिक्स कर देगी 6 महीने में। उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं तो 6 महीने बाद यूपी चुनाव में उसका, उत्तराखंड के चुनाव में भी उसका थोड़ा असर आपको दिख जाएगा और सोल्यूशन आपको पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। राइट। मुझे लगता है कि ये जो किसानों के ऊपर जो एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसका कारण ये है कि विशेषतः सिर्फ एक स्टेट से ये निकलते हुए दिख रहे हैं, और बाकी स्टेट्स में ऐसा लग रहा है कि वो काफी संतुष्ट है ये जो नए लॉज हैं उससे। और इनफैक्ट मतलब ये भी कहा जा रहा था कि ये मतलब काफी सालों के प्रयास के बाद ये लॉज अभी जो निकले हैं, तो इसकी मतलब जैसे लोग इंतजार कर रहे थे कि ये कब आए ये ऐसे लॉज। और उतना ही नहीं, इनफैक्ट कांग्रेस के समय उन्होंने ही काफी सारी चीजों का प्रस्ताव रखा हुआ था, और आज वही लोग इसको जैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं कि नहीं ये लॉज गलत है। इसमें 3 इश्यूज आ जाते हैं। पहली बात, आपका बहुत एब्सोल्युटली करेक्ट बात है, क्या ये एक बेल्ट, मैं एक स्टेट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि हरियाणा में डेफिनेटली इसका प्रभाव है, और वेस्टर्न यूपी में क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ, तो ये एक स्टेट तो नहीं है। क्या ये उत्तराखंड में भी मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ, तो क्या ये एक रीजन का इशू है, क्या ये देश का इशू है, और क्या बाकी भागों में देश के लोग इससे खुश हैं या नाराज हैं? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, बट फ्रैंकली क्या इनके आंसर आप किसी भी तरह दे सकते हैं दोनों साइड से इस समय? क्योंकि जब इतना डिवाइड, जैसे मैंने एक बारी भी नहीं बोला कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन किसान मुद्दे का से कुछ कनेक्टेड है, मेरे मानने में नहीं है। किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हैं वो तो बोलते हैं वेस्ट बंगाल भी, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि वहां पे मैं कलकत्ता गया था, कुछ वहां पे फैक्टर्स अलग थे। जैसे मैंने कहा पंजाब में गढ़ है, मैं तब भी नहीं मानता उसको रिफ्लेक्शन है। तो पर ये मेरा ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है। आपका हो सकता है कि वेस्ट बंगाल में किसानी मुद्दा था, मेरा नहीं है ऐसा मानना। तो देश के बाकी भाग में लोग क्या सोच रहे हैं, ये एक ओपिनियन बेस्ड चीज बन जाती है, और ओपिनियन बेस्ड चीज में अलग अलग जगह पे अलग अलग ओपिनियन होंगे। कई चीजें मेरे ख्याल से एब्सोल्युटली राइट या रॉन्ग होती हैं, तो उसमें मैं बहुत सीधा आपको साफ जवाब दे सकता हूँ ये राइट है ये रॉन्ग है। इस इश्यू में मेरे ख्याल से बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और मेरे ख्याल से राइट रॉन्ग में इसमें बहुत कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है। तो मेरे लिए इस इशू में कोई भी एक साइड ही सिर्फ राइट है बोल पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों जगह कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं दोनों जगह कुछ पॉइंट्स। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि आप अगर बोलेंगे कि ये मोटिवेटेड लोग हैं और ये जेन्युइन किसान नहीं है, और मैं इस बात से भी बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जमीनें छीनने आ रहे हैं। तो मैं दोनों पक्ष में नहीं, और आज की डेट में आपका नुआंस बात हो या आपकी रीजनेबल बात हो तो वो एक बहुत अजीब स्थिति हो जाती है, क्योंकि आप रीजनेबल बात पे वोट नहीं होता है, रीजनेबल बात पे डिस्कशन नहीं होती है। हमें अब बॉक्सिंग रिंग बन चुका है, हमें एक साइड चुननी है, और इस वाली बॉक्सिंग रिंग में
मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि मोदी जी आके आपकी जमीनें छीनने आ रहे हैं, पर मैं ये भी नहीं मानता कि जो वहां पे लोग बैठे हैं वो मोटिवेटेड लोग हैं या वो लोग हैं जो पैसे लेके आए हैं। अब इसके मिडल में मैं हूं और होप यही करता हूं सोल्यूशन निकल जाए। तो इस बॉक्सिंग मैच में मैं प्लेयर नहीं हूं जिसको बोल सकते हैं आप। ओके, अभी सवाल फिर से एक्चुअली वही वापस जा रहा है जो मैं आपसे पूछ रही थी कि ये जो एक लीगल प्रक्रिया है कि ये जो जनता की प्रेशर में आते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरवीन किया इस विषय में, तो ये प्रक्रिया, इस पर सवाल उठा रही थी मैं कि हम कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, एमपीस, वो बनाते हैं कानून पार्लियामेंट में, संसद में, ये इतने सारे डिबेट डिस्कशंस और इतनी सारी प्रक्रिया के बाद वो जो एक कानून बनाते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट की मतलब कितना उनको अधिकार है, या क्या ये सही है कि जनता, वो भी कुछ गिने चुने लोग, देश के हर कोने में से तो नहीं गए थे वहां पर लोग प्रोटेस्ट करने, लेकिन वो एक सेक्शन की बात सुनकर उनके प्रेशर में आकर अगर कोई एक कानून बदलने की बात होती है और वो भी जो बिल पास हुए हैं पार्लियामेंट में, तो ये प्रक्रिया क्या आपको सही लगता है? दो चीजें। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर आप, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं खोला हुआ मैंने, बट सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि क्या सरकार ने, अगर मुझे उसको सरकार ने ही नेगोशिएशंस के बीच में ही बोल दिया था, जितना मुझे मेरी मेमोरी राइट सर्व करती है कि बहुत दिनों बाद इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि हम इसको अबेंस में रख रहे हैं, हम इसको 1.5 साल बाद या साल बाद लागू करेंगे, उस तक नहीं कर रहे हैं, तो वो तो सरकार ने ही कर दिया था मेरे ख्याल से। तो जब सरकार भी तो ये कर ही रही थी, तो पहली बात हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए कि क्या सरकार। दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट की ये बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो रोज करता है कानूनों के ऊपर। आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जांपल देता हूँ, SC/ST एक्ट पे एक फैसला दिया, आपने ऑर्डिनेंस निकाल के उस फैसले को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, ये इस सरकार ने किया था, बीजेपी सरकार ने। या मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ शाह बानो जजमेंट का, जो राजीव गांधी सरकार में थे, तो उन्होंने एक जजमेंट पास की, आपने कानून बना के उसको ओवरराइड कर दिया। तो कोर्ट का काम तो है, हर बारी आपके घुसती है इसके अंदर, पर इसमें तो कोर्ट अभी घुसा ही नहीं है उस तरह से। अगर आप इसको, आई विश मेरे सामने ऑर्डर खुला होता, कोर्ट इस तरह तो घुसा ही नहीं है इस इशू में, क्योंकि वो डिसाइड करने के लिए कानून लीगल है या इलीगल है पूरी बहस होगी, आपकी प्लीडिंग्स कंप्लीट होगी, फिर एक साथ बहस करेगी, दूसरी साथ बहस करेगी। तो सरकार भी तो, अगर, तभी मैंने बोला सरकार भी कहीं हद तक कंफ्यूज थी। अगर आप शुरू में कह रहे हैं मोटिवेटेड लोग हैं, तो आपने 10-12 राउंड टॉक्स क्यों किया? फिर आपने क्यों कहा कि हम इसको साल 1.5 साल लागू नहीं करेंगे? तो फिर आपको अड़े रहना चाहिए था कि नहीं, हमारा तो ये कानून है, ये लोग बिल्कुल मोटिवेटेड हैं, हम कल से लागू कर रहे हैं, और चलो हमने लागू कर दिया। और फिर आप बोलते, अगर सुप्रीम कोर्ट उस पे आके स्टे देता आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे, तो आप सवाल पूछ सकते थे क्या भाई आप लागू कर रहे हैं, आप हर स्टेट में लागू कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आके स्टे दे दिया। तो फिर सरकार को भी तो अपना माइंड क्लियर करना चाहिए। अगर सरकार को लगता है, मैं नहीं मानता, कि भैया बिल्कुल ही मोटिवेटेड लोग हैं, तो फिर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए था। हमारे लिए क्या हो गया है, बहुत कन्वीनियंट हो गया है कई बारी कि हम सरकार की जगह क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते हैं। आपके पास शक्ति है, आप उसको यूज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर स्टे दे, तो आप आके बोलिए कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, ये मेरा मानना है। और जो दूसरा लीगल क्वेश्चन है आपका, वो तो हर कानून आपका, अभी ये आपके ट्विटर के ऊपर रूल्स बने हैं, बहुत विवाद चल रहा है ट्विटर के ऊपर, वो भी हाई कोर्ट में चैलेंज हो रहे हैं, हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। इतने सालों तक आप ट्विटर से जूझ रहे हैं, पूरा वन साइडेड नैरेटिव चलता है, पूरा लेफ्टिस्ट नैरेटिव चलता है, किसको सस्पेंड करेंगे, किसको वेरीफाई करेंगे, किसको प्रमोट करेंगे, सब वो करते हैं। आपने रूल्स बनाए, एक्चुअली रूल्स भी कितने इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उसके बाद भी 2-3 जो नेशनल फेवर में बोलते हैं उन हैंडल तो सस्पेंड हो गए हैं, एक आज वापस भी आ गए हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, द स्किन डॉक्टर का मैं देख रहा था, किस बात पे सस्पेंड किया गया, कोई सर पैर नहीं है, थैंकफुली वो वापस आ गए हैं, बट अभी भी वो प्रॉब्लम चल रही हैं। अब आप उसमें भी बोल देंगे सुप्रीम कोर्ट कर रहा है,
आपने रूल्स बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे नहीं किया ना रूल्स, जब आपने हिम्मत दिखाई उल्टा लीजिए, आपने 370 हटाया, बहुत बड़ी बात थी। कोर्ट में ऐसा भी माना जाना शुरू हो गया था ये परमानेंट है, आपने हिम्मत करी, आपने हटा दिया, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं कई बारी, अगर सरकार हिम्मत ना करे, सरकार फैसला ना करे और फिर बोले सुप्रीम कोर्ट आके ये कर देगा, ये गलत है। आपने 370 मेरे ख्याल से, अगर मैं हिंदी में बोलूं, बहुत दबंग फैसला था। कौन से कोर्ट ने स्टे दे दिया उस पर? नहीं दिया। और मेरे ख्याल से हमारे देश का 70 साल से बहुत बड़ा ये किसान आंदोलन या आप ट्विटर, ये तो साल 1.5 साल से प्रॉब्लम्स हैं। 370 तो एक विचारधारा की, नेशनल सिक्योरिटी की बड़ी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम पे आपने खत्म किया। और ये मैं बिल्कुल तारीफ करता हूं मोदी सरकार की, खत्म किया। कौन से कोर्ट ने आपको रोका? किसी ने नहीं रोका। कदम तो आप उठाइए, फिर कोर्ट रोके तो फिर बात करेंगे ना। करेक्ट। लेकिन हाल ही में काफी चीजों पे ऐसा लग रहा था कि कोर्ट के बहुत बायस हैं। जैसे अभी आप देखिए कि ड्यूरिंग कोरोना, जबकि ये जस्टिफाइड है कि आप कांवड़ यात्रा पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ, यहाँ तक कि आपने एक सिंबॉलिक यात्रा को भी मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और वही सुप्रीम कोर्ट उसने थोड़ी सी ढील दे दी व्हेन इट केम, ये जो रिलैक्सेशन हुए थे ईद के केरला स्टेट में। और अब आप देखिए कि केरला स्टेट में आप देखिए कि कितने केसेस आ रहे हैं कोविड के। और इसी को एक वजह मानी जा रही है कि ये जो एक अगर समझे गॉड फॉरबिड थर्ड वेव आ जाती है हमारे देश में, तो इसी को एक वजह मान रहे हैं। तो ये रिलैक्सेशन जो हुआ था कोविड रिस्ट्रिक्शंस में, उसमें रिलैक्सेशन बंद करने में इतना समय ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर बाद में वही सुप्रीम कोर्ट पुल अप करते हैं केरला स्टेट गवर्नमेंट को कि आपने ऐसा क्यों किया। मतलब दे टुक 3 days टू गिव एन ऑर्डर दैट शुड हैव बीन डन ऑन द फर्स्ट डे। इस इशू पे मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ हूँ। मुझे लगता है कि वो बहुत मैं ये ऑर्डर अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, और मेरे को ये इसका कोई पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ मैं, कोई लॉजिक नहीं लगा। आपके पास पावर थी, आप पहले दिन ही, जब आपके नोटिस में चीज आई थी केरला सरकार को, जो एक पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल को लेके थी, आप पहले दिन ही उसको स्टे कर सकते थे। आपके पास पूरी पावर होती है पहले दिन ही स्टे करने की। तो मैं आपकी इस बात पर, ये बायस नीचे क्या हो जाता है, मैं दो डिफरेंट लूंगा। मैं ऑर्डर से बिल्कुल एग्री नहीं करता, पर मैं इसको बायस का नहीं बोलता हूँ। मैं ऐसे बोलता हूँ जैसे राम मंदिर जजमेंट आई, उस पे बहुत लोगों को लगा बिल्कुल बायस है। आपने देखा वो एक समाज का पूरा नैरेटिव था। तो ऑर्डर्स के पीछे, जजेस के पीछे बहुत रीजंस होते हैं। कई ऑर्डर से आप एग्री करते हैं, कई से आप नहीं एग्री करते। ये वाले से मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके पास पूरी पावर है कि आप पहले दिन ही स्टे कर सकते। और क्यों नहीं हुआ वो फिर कई बार हम बोलते हैं लेट हिस्ट्री जज, वो हिस्ट्री जज करेगी आपको, जो भी आप ऑर्डर पास करते हैं वो करेगी। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं आप बिल्कुल इस ऑर्डर के साथ नहीं हूँ कि अगर आप कावड़ यात्रा पे लगा सकते हैं तो सुओ मोटो आपको पहले दिन ही, जैसे ही ये बात आपके सामने आई, आपको स्टे लगा देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसके ऊपर। राइट। अब एक और लास्ट आखिरी सवाल आपके लिए। तो ये एक सवाल जो पिछले कुछ दिनों से काफी सारे सुर्खियों में रहा है, और वो है राज कुंद्रा का केस। शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, और ये बॉलीवुड में जो कहा जा रहा है कि बहुत गंद है जिसे क्लीन अप करने की जरूरत है। तो इस सारे मामले को आप कुछ एक समराइज कर सकते हैं, या आप इसको, इसकी लीगल क्या स्टैंडिंग है, क्या है? नहीं, लीगल स्टैंडिंग तो मैं लीगल से बात कर लेता हूँ। देखिए, पहली बात बहुत क्लियर है, हमारे देश में हमारे देश के कानून चलेंगे। पॉर्न बनाना हमारे देश में एक अपराध है, इस पर कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं। पहली बात। दूसरी बात अगर मैं करूं कि मुंबई पुलिस ने फरवरी में मेरे ख्याल से एफआईआर दर्ज की, तो उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट करके पूरा सेटिस्फाइड होके तब अरेस्ट किया है। तो दूसरी बात भी बहुत क्लियर है। तीसरी बात जो है उनके, अब तो हम थोड़ा स्टेज से आगे आ गए हैं, ये बातें शुरू में हो रही थी, मैंने तब भी कहा था कि पॉर्न बनाना ही अपराध है। तीसरी बात जो सामने आती है वो ये आती है कि मैं राज कुंद्रा तो जेल में है, पर बहुत सारी महिलाओं ने आके बोला, कुछ बहुत सारे पुरुषों ने बोला। मैं उस पर इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये आफ्टर थॉट है। अगर आप महिला होके पॉर्न में काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो आप भी उतने ही गिल्टी हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर, लॉ बहुत साफ है।
तो इसलिए, और वो बात कि आप अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही बता सकती है। पर पॉन में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, और सभी 120 भी हम जिसको बोलते हैं उसके अंदर सभी आएंगे। और चौथी बात इसकी मैं बहुत आपको बुलेट पॉइंट्स में बोल देता हूँ कि अब तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, और हाई कोर्ट में भी मैटर गया था और कहा गया था कि अरेस्ट 41A होता है हमारे, उसके हिसाब से नहीं हुआ, नोटिस नहीं दिया गया, अरेस्ट इलीगल है और उनको छोड़ दिया जाए। हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, क्योंकि वहां पे पुलिस का मानना था कि ये सारा डिजिटल एविडेंस है और ये एविडेंस डिस्ट्रॉय हो रहा था राज कुंद्रा द्वारा या उनके एसोसिएट्स द्वारा। तो वो आप डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस कर रहे थे, और पर वो रिकवर कर लिया पुलिस ने बहुत हद तक। सो लैपटॉप्स भी ढूंढे हैं, फोन्स भी देखे हैं, तो वो सब पे पुलिस ने उसके आधार पे अरेस्ट किया और कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है उसके ऊपर, उस पर डाउट भी नहीं रहा। वो अलग बात है कि देर सवेर वो बेल पे आ जाए, वो तो ट्रायल के पेंडिंग सबकी बेल होती है, बट इतने दिन जेल रहे हैं तो मतलब पुलिस ने अपना केस प्राइमा फेसाया बहुत हद तक साबित किया है कि रीजन थे उनकी पुलिस कस्टडी के और अब रीजन हैं उनकी जुडिशियल कस्टडी के। तो ये बात हमें माननी चाहिए। और जो बॉलीवुड का लार्जर आप बात कर रहे हैं, वो इसमें बहुत प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कास्टिंग काउच, और ये अगेन मैं बोलता हूँ मेल्स के लिए भी है, सिर्फ हमारे कॉमन सेंस में सिर्फ फीमेल्स आती हैं, बट ये मेल्स का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिन लोगों को मेल्स में इंटरेस्ट है वो मेल्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, और ऐसे फैशन लाइन में, मूवी लाइन में बिना आप हम सब जानते हैं जिन लोगों के बारे में ऐसा चलता रहता है, और फीमेल्स का भी है। तो वो एक प्रॉब्लम है इस केस में। पर पॉर्न की जो प्रॉब्लम आ रही है, वो पॉर्न की जो प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर हमारा समाज वो नहीं है, ना हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, और लॉ मॉरल वैल्यू से बनता है कि आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट अलाउ करेंगे, बनाना, प्रमोट करना, तो वो ठीक एक्शन लिया गया। एक सवाल और लोग बहुत पूछते हैं कि क्या कोई अगर विदेशी सिटीजन है, यूके का सिटीजन है या किसी और देश का हो, राजकुंद्रा केस में मेरे ख्याल से वो यूके है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराध किस देश में होता है उस देश के कानून चलते हैं। अगर आप यूएस जाके कोई अपराध करते हैं तो आप पे यूएस के कानून में सजा होगी, भारत के आप निवासी हैं या सिटीजन है उसका कोई लेना देना नहीं है। यूरोप में करते हैं कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही कोई यूके का हो, स्पेन का हो, यूएस का हो, कनाडा का हो, अगर वो भारत में अपराध करेगा तो भारत के कानून लगेंगे, और भारत के कानून में अगर ये अपराध है तो आपको सजा होगी, अगर पुलिस अपना डिटेल में ट्रायल में केस साबित कर पाती है। तो फिर मतलब देयर इज सम होप कि ये सब चीज में कुछ एक प्रॉपर एक जस्टिस या फिर एक प्रॉपर एक आउटकम मिले, क्योंकि काफी सारे मामलों में जैसे कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर या फिर मनी या ऐसे सब सारे चीजों में ये केस दब जाते हैं। तो फिर इसमें ऐसे कुछ होने के चांसेस? लक्ष्मी, मैं बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, और मुझे लगता है हमारा इतना यंग देश है, वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड है, इतने बड़े साइज की, जहाँ पे हमारी इतनी आबादी 37 से नीचे है। और मेरा ये मानना बहुत क्लियर है कि अगर सिस्टम नहीं चलते तो राजकुंद्रा अरेस्ट ही नहीं होता। आपको तो पता नहीं था फरवरी में केस हुआ, मुझे भी नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे तो केस अरेस्ट के बाद पता चला। सो अगर पैसा चलना था, सब कुछ चलना था, तो वो तो अरेस्ट ही नहीं होते। कई बार मैंने देखा है हम लोग बहुत जल्दी निराशावादी हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मैं कुछ एक उदाहरण दूंगा आपको। लालू प्रसाद यादव जैसे शक्तिशाली पावरफुल चीफ मिनिस्टर कितने साल जेल रह के आए हैं। चौटाला जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बेटे मल्टीपल बारी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कितने साल जेल रह के आए हैं। मैं ये चीफ मिनिस्टर से पावरफुल तो कोई नहीं है, मैं आपको चीफ मिनिस्टर्स के एग्जांपल दे रहा हूँ। होता क्या है, हम लोगों को निराशावादी होने की आदत ज्यादा पड़ गई है, और हम जो हमारे देश में चेंजेस आ रही हैं, लीगल सिस्टम्स आ रहे हैं, उनके बारे में इनफ कॉन्फिडेंस नहीं करते। हाँ, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, पर 1947 में हम आजाद हुए हैं। मैंने कल किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा था यूएस के अंदर 70 साल बाद सिविल वॉर हो रही थी, स्लेवरी का इशू चल रहा था, नॉर्थ और साउथ लड़ रहे थे आपस में, और लड़ नहीं रहे थे, आपस में मार रहे थे। सिविल वॉर सबने का उसका अध्ययन किया हुआ है। तो हमारे देश को भी सिर्फ 70 साल हुए हैं,
हमारे देश में चीफ मिनिस्टर जेल गए हैं, 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं, कोई 1-2 और भी होंगे शायद। यूनियन मंत्री जेल गए हैं, विजय माल्या जैसे पीढ़ियों से रईस लोगों को भारत छोड़ के भागे हुए हैं और तलवार झटकी हुई है कि हम कोर्ट्स में जीत चुके हैं, अगर हम डिप्लोमेटिकली भी जीत गए तो जीतेंगे, वापस आएंगे। नीरव मोदी जैसा अरबपति आदमी 17-18 महीने से जेल में है लंदन की, भारत सरकार की वजह से। सो हमारे देश में सब कुछ हो रहा है। हाँ, वो तो किसी भी देश में होता है कि कई लोग बच जाते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि केस सही में उनके अगेंस्ट नहीं होता है। सो जैसे मैं बोल रहा था कि हमारे देश में मुख्यमंत्री जेल गए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कई भागे हुए हैं। मैं आपको छोड़ो, दिल्ली के इतने बड़े बड़े बिल्डर जेल में हैं, इतने बड़े बड़े जो एक टाइम पे टॉप 10 में, टॉप 20 रिचेस्ट इंडियंस में आ रहे थे, तो ये तो शक्तिशाली लोग थे। तो प्लीज, हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। एक सिंपल उदाहरण देता हूं, अगर आप मोदी जी को सपोर्ट करते हो या ना करते हो, एक साधारण बेसिक फैमिली का व्यक्ति देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ये हमारे देश की, अमेरिका में होता है ये, तो इसको अमेरिकन ड्रीम बोल देते हैं कि कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। भारत में भी तो हुआ है ना कि एक पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट था, वो धीरू भाई अंबानी बन जाता है। क्या थे वो 1950, 60s में, 70s में थे, 60s में थे, 50s में थे। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। तो रिचेस्ट इंडियन की बात की और मोस्ट पावरफुल इंडियन की बात की, दोनों जमीन से उठे हुए हैं। तो ये हमारे देश में संभावनाएं हैं ना, हमारे देश में ये भी संभावनाएं हैं ना कि आपके, मैं इतने बोलूंगा लोगों को कि अदानी का ले लीजिए, लोग बहुत लोग अटैक करते हैं, नहीं करते हैं, वो भी मेरे ख्याल से एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आए थे। और जो गिल्टी हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, उन पे एक्शन भी हो रहा है। सो जस्टिस भी है, ग्रोथ भी है, अमेरिकन ड्रीम जो बोलते हैं वो भारतीय ड्रीम भी है कि एक चाय वाला इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और बना है, और 2 बार ही बना है। और मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जो बोलते हैं कि पिछड़े समाज का राइट नहीं है, तो एक दलित राष्ट्रपति भी बनता है, और मायावती जी एक एम्पावरमेंट में विमेन होके इतने बड़े प्रदेश की मल्टीपल टाइम सीएम भी बनती है। तो हम कभी ये अच्छी स्टोरी क्यों नहीं सुनते हैं कि आप किसी भी वर्ग से हो, आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं। आप अगर चोरी करते हैं तो बड़े बड़े लोग भी जेल जाते हैं, और हमारे सिस्टम में क्लीन अप भी होता है। तो मेरा तो यही मानना है कि रादर देन वो देखना कि जो जो जगहों पे आपको लगता है जस्टिस नहीं हुआ। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, संजय दत्त जैसा आदमी कितनी देर जेल रह के आया, कम शक्तिशाली नहीं था, कम कनेक्टेड नहीं था, और ये सब हो रहा है। पर आप उसको देखना ना चाहें, आप सिर्फ नेगेटिव न्यूज को देखना चाहें, वो आपकी मर्जी है, और वो आपको कहीं ले जाएगा नहीं। आज आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, आप किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस से हो, आपकी ग्रोथ के भी और जस्टिस के भी। तो विश्वास रखिए, यंग देश है, आप सब लोग जो सुन रहे हैं बहुत यंग भी होंगे, तो प्लीज अपना एफर्ट मारिए, आप ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे, हर फील्ड में पहुंच सकते हैं, और ये हमने साबित किया है हमारे देश में। थैंक यू। थैंक यू। और आपका कोई संदेश हमारे बस यही सारा संदेश था कि आप राजलक्ष्मी जी को फॉलो करते रहिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छी बातें करती हैं वो, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स कर रहे हैं। और आपको यही बोलूंगा कि अच्छी चीजों को आप देखिए, सुनिए, इट्स ऑल इन योर माइंड। अगर आप ये देखेंगे कि करप्ट लोग जेल जाते हैं, लालू जैसे, चौटाला जैसे जो शक्तिशाली लोग हैं, आपका जस्टिस में विश्वास बढ़ेगा। जब आपको लगे कि चीजें आपके लिए आसानी से नहीं हो रही, तो आप इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं भारत की। अभी एक नीरज चोपड़ा पूरे देश का नाम कितना रोशन करके आए, एक साधारण से परिवार में जन्मे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो निराशावादी मत बनिए, आशावादी बनिए। जीवन यही है, मेरे ख्याल से काफी है अगर आप ये कर लें तो आपके जीवन के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वरन जी, आप आए हमारे चैनल पे और इतना समय दिया आपने, और इतनी अच्छी बातें शेयर करी आपने। तो मुझे यकीन है कि आपकी बातें सुनकर हमारे सारे दर्शक कहेंगे जय हो। आप भी हमारे साथ कहिए जय हो। जय हो। जय हो। थैंक यू।
आशा है कि ईश्वरण सिंह भंडारी जी की बातें सुनकर आप सभी में हमारी न्यायिक व्यवस्था के विषय में एक नई आशा जगी होगी। और याद रखिए कि न्याय के इस प्रक्रिया में हम सभी इतने ही जिम्मेदार हैं, एक सतर्क नागरिक बनने का, न्याय की रक्षा करने का। तो आइए हमारी अपनी अपनी जिंदगी में हम कुछ अच्छा कर दिखाते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टे पॉजिटिव इन द माइंड एंड नेगेटिव फ्रॉम ऑल नेगेटिविटीज इंक्लूडिंग कोरोना। तो इसी के साथ जय हो।